डॉक्टर एस के पांडे। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट रिजल्ट जो अब कल डिक्लेयर हुआ है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें 3 रिजल्ट उसमें शो कर रहा है। कुछ बच्चों के जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड बीएड एडमिशन और पीएचडी एडमिशन ओनली दिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का आपको जो नेट एंड पीएचडी एडमिशन ओनली दिखा रहा है। कुछ बच्चों की आपकी जो है पीएचडी एडमिशन ओनली दिखा रहा है। मीन्स 3 ऑप्शंस हैं और उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। सोचा इन सारी बातों को आपके साथ भी शेयर कर दें ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिल पाए। मैं आपको बता दूं कि पहले जो नेट का एग्ज़ाम इस बार हुआ था, वो एक बार आपको ऑफलाइन मोड में हुआ था जो कैंसिल हुआ। जून में ही आपको हुआ था 18 और 19 जून 2024 को हुआ था, जो कि कुछ कारणों से कैंसिल हो गया था। फिर इस एग्ज़ाम को इन्होंने 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 और अगस्त में और सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपको 2, 3, 4, 5 अगस्त को लिया था, जिसका रिजल्ट इन्होंने कल दिया है और बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। और वाकई उन सारे बच्चों को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा डिक्लेयर हुआ, अच्छे नंबर्स आए। बट उनके बीच जो एक छोटा-सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर हमारा तो नेट एक रिजल्ट तो हो गया, अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? हमें क्या करना होगा? और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा रिजल्ट आया उसमें तीनों, कुछ लोगों को तीनों आपको क्वालिफाई दिखा रहा है, कुछ लोगों को सिर्फ नेट और पीएचडी एडमिशन ओनली दिखा रहा है और कुछ बच्चों को सिर्फ ओनली पीएचडी दिखा रहा है। ये 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो तीनों ऑप्शन में बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि सर इसका मतलब क्या है? और कुछ बोल उनका कहना है, किसी से पूछ रहा हूँ तो फिर कुछ अधूरे ज्ञान भी बता रहे हैं कि सर ऐसी-ऐसी बात है। पहले तो हम बात करेंगे कि वो क्या है, जो पहली कन्फ्यूजन है कि सर ये 3 रिजल्ट क्या है और कितने लोगों ने इस पे अप्लाई किया था, क्या था? इसके रिगार्डिंग मैंने एक आपको वीडियो बना रखा है। फिर हम बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, है ना? तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना रखा है कि रिजल्ट आपको 17 अक्टूबर 2024 को आया, जिसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर और जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो थे 11,21,225 और इसके एवज में जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वो थे आपको 6,84,224। आप यहाँ पे एक बात बिल्कुल ध्यान से देखें कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और जिसने अपीयर हुए, उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न 2 हो सकता है। पहला कि उनकी तैयारी और दूसरा ये हो सकता है कि जिन्होंने पहली बार आपको ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दे दिया ना, तो उनके बाद एक कुछ फिर उनकी हिम्मत नहीं हो रही होगी कि ये जो है कि दोबारा इस पे बैठे या फिर कुछ और उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो इन दोनों में बेसिकली आपको जो है ना डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। तो इसका मैसेज मेरा ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अप्लाई किए हैं इसके ऊपर आप मत जाओ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि जित आप यहाँ देखो 11,21,225 आदमी अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आपको अपीयर हुए इतना 6,84,224। आप बताएं, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेकर आप कभी वरीड ना हो कि सर इतना ज़्यादा बेशक इसमें आप प्रॉब्लम साइज इतनी ज़्यादा है, रिजल्ट कैसा होगा? वो सारी चीज़ें हो जाती है, बड़ी चीज़ नहीं है वो। बट बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट में भी देख लेते हैं कि रिजल्ट हमारा जो है वो आपको इसमें जेआरएफ ये होता है। मैं बता दूं 3 रिजल्ट में इन्होंने इस बार से जो एग्जाम हुआ है ना, फर्स्ट टाइम इन्होंने 3 कैटेगरी में रिजल्ट दिया है। पहला है जेआरएफ, दूसरा है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली और तीसरा है आपका पीएचडी ओनली। मैं ये क्लियर कर दूं एक बात को कि जेआरएफ जो है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका एक कंडीशन है कि आप कहीं भी अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हो तो उसके एवज में आपको यूजीसी की तरफ से आपको एक फेलोशिप मिलता है। फेलोशिप अच्छे अमाउंट्स होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आर्ट्स के लिए अभी 43,000 अप्रॉक्स हैं पर मंथ, और इसके अलावा ईयरली भी कुछ मिलते हैं आपको कंटेंसी के नाम पे। और आर्ट्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली शायद 39,000 अप्रॉक्स मिल रहे हैं अभी। तो ये इसका मतलब ये है कि आप साथ में पीएचडी भी करेंगे और उसके रिसर्च वर्क के लिए गवर्नमेंट आपको पैसे ऑफर करेगी, जिससे आपको क्या हो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छे आप रिसर्च काफ़ी अच्छे से आप कर पाओ। तो वो वैसे बच्चों को मिलता है जो टॉप मोस्ट, हर एक सब्जेक्ट के टॉप मोस्ट में 1 to 2% बच्चों को ही मिल पाता है, जो जेआरएफ उनको मिलता है। सपोज अगर 100 बच्चे अगर अप्लाई कर रखा है ना, या एग्जाम दे रखा है, क्वालिफाई हो, उनके टॉप में सिर्फ 2% होंगे ना, उनको सिर्फ जेआरएफ मिलेगा। और इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि आपकी एज एक इसके एक कम एज की होनी चाहिए। कम इन द सेंस हमारा पर्टिकुलर एक एज ड्यूरेशन दिया हुआ है
कि वैसे बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो उनको जेआरएफ मिलेगा। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जो जेआरएफ होंगे तो उनके मार्कशीट में लिखा हुआ रहेगा जेआरएफ कॉमा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमा पीएचडी एडमिशन ओनली, क्योंकि ये टॉप मोस्ट है, जिसको हम क्रीमी लेयर बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं पर सब्जेक्ट, उनको जेआरएफ अवार्ड हुआ होगा। उससे कम आए उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली एंड पीएचडी ओनली लिखा होगा वहां पे। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी कि जो टॉप मोस्ट होंगे, जो टॉप में होंगे, उनका जेआरएफ लिखा होगा, और जिनके कम होंगे मार्क्स, उनके बेसिकली उससे कम होंगे, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली लिखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली एंड पीएचडी एडमिशन ओनली ये लिखा होगा। और उससे कम जो है, अगर हम बात करें जो कि उससे अगर कम मार्क्स लाए ना, कट ऑफ से भी कम, तो उनका एक क्राइटेरिया निकाल दिया है, जो आपके 1,12,070 कैंडिडेट ने पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। मतलब ये कि इन बच्चों को, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो जेआरएफ वाले और नेट वाले दोनों भर सकते हैं, लेकिन आप नहीं भर सकते। आपको सिर्फ इस सरकार ने मौका दे रखा है कि आप सिर्फ क्या करेंगे कि आप सिर्फ पीएचडी का जो कॉमन एंट्रेंस हर एक यूनिवर्सिटी अपना लेती थी, अब वो नहीं लेगी, आपके इसी मार्क्स पे क्या करेंगे, वो एडमिशन लेंगे, जो मार्क्स आपने क्या रखा है, इस ओनली पीएचडी लिखा है। तो इसका मतलब एक बात मैं क्लियर कर दूं, जिनका जेआरएफ है प्लस मार्कशीट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लस पीएचडी एडमिशन ओनली है, इसका मतलब ये है कि आप उन कुछ चुने लोगों में से हैं जिनको सरकार आपको फेलोशिप देगी पर मंथ प्लस पीएचडी कराएगी। आप पीएचडी करेंगे और आपको एक पर मंथ देगी, जो आपको जेआरएफ और एसआरएफ के रूप में मिलेगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो 2 साल बाद होता है। इसके बारे में डीपली हम बात करेंगे आगे, है ना। तो इन दो के लिए बेशक आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, जॉब आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन हो गया कि जो जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, तो आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और आपको जॉब भी मिलेगी, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपको सरकार पीएचडी के ड्यूरेशन में फेलोशिप भी देगी। 2 कंडीशन क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड वाली की। थर्ड वाले कैटेगरी में एक्चुअली हुआ क्या था कि गवर्नमेंट का एक रूल एक था कि हर एक बच्चों को पीएचडी करने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी की कॉमन एंट्रेंस देना होता था, फॉर्म भरना होता था, और उसके मार्क्स पे फिर इंटरव्यू होती थी। फिर उसके बिहाफ पे इन्होंने उसको जो है ना कि रिजल्ट फिर डिक्लेयर करते थे। उसमें बहुत सारा एक प्रोसीड्योर था। तो यूजीसी ने एक लेटर निकाला, जो मैं आपको लेटर अगले लेक्चर में दूंगा, कि उन्होंने कहा था कि कॉमन एंट्रेंस जो पीएचडी के हो, जो टॉप मोस्ट होंगे उनको जेआरएफ, उसके नीचे फिर इनको मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, जो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक हम कैटेगरी हम निकाल रहे हैं, उससे नीचे के जो भी बच्चे होंगे एक लिमिट तक, उनको पीएचडी ओनली देंगे, ताकि वो 1 ईयर के अंदर कहीं भी पीएचडी में एनरोल ले सकते हैं, जिसमें 70% मार्क्स जो उनके नेट में आए होंगे वो, प्लस बाकी आपको इंटरव्यू से लेकर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर होगा। मतलब क्या है, उनके लिए कोई कॉमन एंट्रेंस अब नहीं होगा किसी यूनिवर्सिटी में। जो भी एडमिशन पीएचडी का होंगे वो आपको इसी के मार्क्स पे होंगे। तो एक बात क्लियर हो गया कि जिनका जेआरएफ उनको फेलोशिप, जिनके असिस्टेंट प्रोफेसर वो अप्लाई भी कर सकते हैं जॉब के लिए, जेआरएफ वाले भी कर सकते हैं, और जिनका सिर्फ पीएचडी ऑनली लिखा है, इसका सेंस ये है कि इनको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस नहीं देना है, इसके स्कोर के आधार पे इनका एडमिशन होगा, जिसमें 70% मार्क्स जितना उनको आया है उसमें से 70% मार्क्स प्लस बाकी मार्क्स आपके इंटरव्यू के जोड़ेंगे और फिर आपको मेरिट बनाएंगे। अगर आप मेरिट में आते हैं तो फिर हम आपको वहां पे पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, लेकिन कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। फेलोशिप किससे मिलेगी? सिर्फ जेआरएफ वाले को। ये बात क्लियर हो गया हो मेरे अकॉर्डिंग आपको। अब हम बात करते हैं कि जो रिजल्ट कल आया है, वो रिजल्ट आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट है अपना, वो है आपको जून 2024 का ये रिजल्ट है। और इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपको क्या होता है कि रिजल्ट आपको देता है और उसका कट ऑफ बनते हैं। कट ऑफ में क्या होता है कि एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि कट ऑफ में पहला तो एक कैटेगरी वाइज होती है, कैटेगरी वाइज ही आपको आपके रिजल्ट भी दिए जाते हैं। कैटेगरी में सब कैटेगरी को भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि सब कैटेगरी का सेंस क्या है, मैं आपको बात करता हूँ आगे। पहले देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया हुआ है। मतलब है कि इतने मार्क्स आपके आ गए हैं
तो आप क्वालिफाई हो। इसमें 3 कैटेगरी साफ साफ दिया हुआ है। ये रहा सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड के बाद सब्जेक्ट कौन सी है, उसकी कैटेगरी क्या है, जेआरएफ के लिए कट ऑफ कितने हैं, मार्क्स कितने आने चाहिए। हाँ, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, मार्क्स वहां शो करेगा जहां पे सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुए हैं, तो वहां पे वो मार्क्स शो करेगा। और जहां पे परसेंटाइल शो करेगा, इसका मतलब क्या है, उसके 2 से 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं और ये जो निकाला गया है ये आपको परसेंटाइल रूप में रिजल्ट देगा। क्लियर? मेरे अकॉर्डिंग मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मार्क्स शिफ्ट जहां दिख रहा है इसका मतलब 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और उसमें कट ऑफ लिया गया, और जिसमें परसेंटाइल दे रहा है इसका मतलब है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और फिर उनको ये दिया जा रहा है। ये बिल्कुल आप क्लियर रखें। अब आगे बात करें तो हम पाते हैं कि देखो यहाँ पे पहला इकोनॉमिक्स, ऐसे ही सारे में होंगे, मैं एक का बता रहा हूँ फिर आगे देखेंगे। पहला हमारा इकोनॉमिक्स, कलर चेंज कर लेते हैं हम अभी, ये लो चलो। पहला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है उनका जो कट ऑफ है जेआरएफ के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 3 कैटेगरी है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली। मतलब ये कि जेआरएफ में बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें से जिनके मार्क्स मिनिमम कट ऑफ 210 किया है, और जेआरएफ के लिए इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व के टोटल 66 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से इससे कम जिनके मार्क्स 82 गए हैं मिनिमम, 82 से लेकर 209 तक, ये 210 तक कट ऑफ इसका है, जेआरएफ का है, तो आपको 80 182 से लेके 209 तक जो बच्चों का मार्क्स हैं, वो वैसे बच्चे 741 हैं जिनके रिजल्ट आए हैं वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और ये दोनों जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जिनका जेआरएफ है, अगर वो पीएचडी करते हैं तो इनको फेलोशिप सरकार देगी, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं इनको फेलोशिप नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके क्लियर हो गया होगा। जेआरएफ ये हमारा कट ऑफ है, ये हमारा कट ऑफ है। जेआरएफ में उन बच्चों का सिलेक्शन है जिनके मिनिमम कम से कम मार्क्स 300 में से आपको 210 आए हैं। वो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 210 आए हैं, उससे ऊपर आए हैं, वो है 66 बच्चे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 182 मार्क्स हैं, 182 से लेकर 209 तक जिनके मार्क्स आए होंगे, वो वैसे बच्चे 741 बच्चे हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं, लेकिन इनको फेलोशिप यूजीसी नहीं देगी। इनको सिर्फ क्या है, इनको इतना एक कैपेबल मार्क्स दे दिया, कैपेबल बना दिया कि ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और ये रहे थर्ड कैटेगरी, पीएचडी ओनली। इनके लिए क्या है कि ऐसे 154 मार्क्स से लेकर 154 से लेकर 181 तक के मार्क्स के जितने भी बच्चे हैं, इनको इन्होंने अलाउ कर रखा है कि यू हैव टू एलिजिबल फॉर द पीएचडी एडमिशन, जहां आपको कॉमन एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। इस स्कोर कार्ड पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे, और फिर आपके जो स्कोर कार्ड में नंबर हैं उसके 70% मार्क्स प्लस 30% आपका जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, दोनों को जोड़कर आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए मेरिट बनेगा। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप वहां पे एडमिशन ले पाएंगे। ये जनरल कैटेगरी की बात हुई। इसी तरह सारे में जनरल कैटेगरीज हैं। इसके अलावा ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, उनके मार्क्स देख रहे हैं थोड़ा कम है क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी है। ऐसे बच्चे 41 हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 160 है, ऐसे बच्चों की संख्या 578 है। और पीएचडी वाले जो बच्चे हैं वो मिनिमम कट ऑफ 140 है, ऐसे बच्चे 1186 है। ये बात बिल्कुल कंफर्म रहेगी, पीएचडी के लिए आपको ज्यादा दे रहा है, कारण है कि एडमिशंस पीएचडी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप लास्ट कॉलम बेशक जान ले, लास्ट का 2 कॉलम ये पीएचडी ओनली के लिए है। इसमें आपको ना आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और ना ही आपको जेआरएफ में फेलोशिप मिलने वाली है, कंफर्म। इसी तरह ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 210 मार्क्स, ऐसे बच्चे 15 हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 183 बच्चे ने क्वालिफाई किया जिनके मार्क्स 164 और उससे ऊपर है। और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए 140 मार्क्स है, जो 392 बच्चे हैं जो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं ईडब्ल्यूएस के। ऐसे एसटी, एससी, एसटी, ये तो एक जनरल कैटेगरी की बात कोई, मतलब एक नॉर्मल जो रिजर्वेशन होता है। अब रिजर्वेशन में भी सब रिजर्वेशन का देखो कैटेगरी कैसे वेरी कर रहा है। पहला हमारा आ गया पीडब्ल्यूडी वीआई यूआर, मतलब वैसे बच्चे जो जनरल से तो हैं लेकिन वो क्या है,
हैंडीकैप्ड हैं, और हैंडीकैप्ड में कौन से हैं? विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, वैसे बच्चों का कट ऑफ यहाँ पर है 176 मिनिमम कट ऑफ किया है जीआरएफ के लिए, जिसमें एक बच्चे ने 176 लाया है, उससे ऊपर लाया है, तो इनको जीआरएफ ऑफर हुआ है। वैसे बच्चों की संख्या 7 है जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हुए हैं, किसमें? विजुअल इम्प्रूवमेंट में। और फिर ऐसे 14 बच्चे हैं जो 112 या उससे ज्यादा लाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आपको अदर के ही हियरिंग इम्प्रूवमेंट, अदर के ही बच्चे लोकोमोटिव, जो पैर चलने में दिक्कत है। इसके अलावा अदर में जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ पे अदर के जो अदर है या और भी जो कैटेगरी होती है उसकी, ऐसे बच्चे हैं जो एक बच्चा है जो 136 है उससे ऊपर लाया है, तो इनको जीआरएफ मिला है। यहाँ पे 112 लाया है 8 बच्चे हैं जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर का मिला है, और इसमें जो बच्चे अवेलेबल ही नहीं थे पीएचडी के लिए। इसके बाद एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में आ रहा होगा कि अदर का ही 4 कैटेगरी क्यों आखिर? क्योंकि डिसेबिलिटी की 4 कैटेगरी है। वैसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं तो उनके मार्क्स थोड़ा सा कम होंगे तो वो चल जाएंगे। ये देखो वंश, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं उनके मार्क्स ये रहे। ऐसे बच्चे जो चलने वगैरह में दिक्कत है या फिर हाथ पैर में कुछ इशू है, वैसे बच्चे इधर हैं, और अदर बच्चे ऐसे हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी के सब कैटेगरी वाइज क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। अगर एक बच्चा एक सपोज मान लो सिर्फ ईडब्ल्यूएस है तो उसका कट ऑफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर का 164, यहाँ 200। लेकिन वही बच्चा अगर एक ईडब्ल्यूएस का ही विजुअल है मान लो, तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे विजुअल की बात कर लो, ओबीसी यहाँ पे विजुअल की बात कर लो तो वो आपको अलग आएगा। ईडब्ल्यूएस का विजुअल की बात, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे लोकोमोटिव का आ गया, ईडब्ल्यूएस का विजुअल का आ गया। मतलब क्या है कि ये एससी में चारों कैटेगरी, वीआई, एचआई, एलएम, ओडी, एसटी में चारों कैटेगरी, ओबीसी में चारों कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में चारों कैटेगरी, ये सारे कैटेगरीज है ना, ये आपको हर एक में इंप्लीमेंट होंगे, ना कि एक में। सारे सब्जेक्ट में बेशक देख सकते हो। तो एक बात कंफर्म रहे कि कैटेगरी वाइज 4 मेन है, एक मिनट ओके, एक कैटेगरी वाइज 4 है, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज 4 है। और उसके बाद भी कैटेगरी में भी सब कैटेगरी जो है ना, ये इनके मार्क्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सारे सब्जेक्ट एक मोस्ट प्रोबेबली देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आई थिंक आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ये इकोनॉमिक्स का, ये रहा पॉलिटिकल साइंस का, यहाँ से देखें। और इस मेरे अकॉर्डिंग जो मैं एक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जहाँ पे स्टार लगा है, इसका मतलब क्या है ये कि इनके जो एग्जाम हुए हैं ना, वो एग्जाम आपके हुए हैं मल्टीपल सीटिंग में, इसीलिए इनके देखो परसेंटाइल दिया हुआ है। परसेंटाइल आपने देखा इधर, ये रहा कैटेगरी, ये मेन कैटेगरी, इसके फिर सब कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के वीआई, सॉरी यूआर के वीआई, यूआर के एचआई, यूआर का एलएम, यूआर का ओडी। अब ओबीसी में भी वीआई, एचआई, ये सारे कैटेगरी के। पॉलिटिकल साइंस, ये रहा फिलोसफी, ये रहा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना। ये सारे बिल्कुल एक कट ऑफ रहे हैं सबके, जो आपके बेशक आप जाकर ना यूजीसी की साइट पे आप जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि डिस्क्रिप्शन में यूजीसी की साइट के जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत ईजी है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जहाँ पे कैंडिडेट मिले ही नहीं है, तमिल में कैंडिडेट ही नहीं है फिजिकल के और सब कैटेगरी के, ठीक है। मेरा एक सब्जेक्ट फेवरेट है, उसको मैं देख लूँ कि इंग्लिश का भी देखो यहाँ पे परसेंटाइल, इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल में इसके एग्जाम हुए हैं। देखो सारे ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जेआरएफ में। आप बताओ इधर इंग्लिश के अदर डिसेबिलिटी में कैंडिडेट ही नहीं अवेलेबल नहीं है जिनके यहाँ पे रिजल्ट दिए सके नेट में, जेआरएफ में, सारे में हैं। आप बेशक होप ना खो, आप इधर देखो, इधर लिंग्विस्टिक वगैरह में सारे के सारे पूरे के पूरे ब्लैंक हैं। तो आप बेशक एक सही सब्जेक्ट चुनकर आप बेशक नेट क्वालिफाई कर सकते हो। आप बेशक देखें इस सारा, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ये सारी लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। आप जाएंगे इसके साइट पे, संस्कृत, ये देखो संथाली में, योगा में कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते हैं, आप बताओ, है ना। तो यहाँ पे दो तीन बातें काफी ज्यादा क्लियर हो गई होगी आपको कि पहला कि
नेट, जेआरएफ और पीएचडी ओनली, तीनों में क्या डिफरेंस? क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपको पता चल गया होगा कि कैटेगरी और इसके सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी में भी आपको VIHI उनकी कट ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। तो बिल्कुल आप कंफर्म रहे हैं। अभी से मैं बता दूं अगला का। अब आप क्वेश्चन आती है कि ये सारी चीजें हो जाने के बाद सर अब क्या करें? हमारा रिजल्ट भी आ गया, हम बेशक मेरे में PhD सिर्फ दिखा रहा है, मेरे में नेट दिखा रहा है, मेरे में JRF है। तो एक बात मैं खुल के बता रहा हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। इसमें एक बात मैं खुल के बता रहा हूँ बहुत ही क्लियर वे में, साफ शब्दों में, कि बेटा अगर आपके, एक मिनट, ओके, अगर आपकी मार्कशीट में, ध्यान से सुनना मैं बता रहा हूँ, अगर आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाएगा, ओके, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे आप ध्यान दो, व्हाट नेक्स्ट यहाँ पर है। पहला, अगर आपके स्कोर कार्ड में JRF असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप उन कुछ लोगों में से हो जो सरकार चाहती है कि आप क्या करो, कुछ दिन बाद आपके फेलोशिप लेटर आएंगे। सरकार चाहती है कि आप PhD में एनरोल ले लो, प्लस आप JRF के लिए अप्लाई करोगे तो हम आपको लगभग मिनिमम 40,000 तो मान लो पर मंथ, आपको 2 साल 40,000 एज ए JRF देंगे, जहां पे आप रिसर्च करोगे। उसके बाद आपको SRF देंगे, SRF में पेमेंट बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। और आपको कंप्लीट रेगुलर मोड में आपको PhD भी करना है, और PhD करते हुए हम आपको इतनी सैलरी देंगे। क्लियर है? जिनका लिखा है ये तीनों, फिर से मैं बता दूं, ध्यान रखना, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD ओनली। पहला काम करो, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके करो, कैटेगरी वाइज जो भी आपने नीट में डाला था। उसके बाद जो भी फॉर्म निकलती है आपकी PhD एडमिशन की, आप बिल्कुल अप्लाई कर दो। वहां पे आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के बाद आपके स्कोर कार्ड मेरिट बनेंगे, आपको एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन के बाद फिर आपको क्या है कि UGC की साइट पे जाकर फेलोशिप का फॉर्म वगैरह भरना होगा, फिर वहां से आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? आप लकी हो कि पढ़ाई के साथ आपको पैसे भी मिल रहे हैं, ये कन्फर्म रहे आप। दूसरी बात कि इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो उनके लिए था जो उनका JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD तीनों लिखा हुआ है। दूसरी बात कि जिनका तीनों लिखा तो जॉब भी कर सकते हैं, जॉब आएगी तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनका सिर्फ लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD ओनली। ठीक, अब बात करते हैं जिनका लिखा है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD ओनली। तो आप भी बेटा एक काम करो, बहुत ही क्लियर से। पहली बात है, एज यूजुअल डॉक्यूमेंट रेडी करो, जो आपने UGC के फॉर्म भरते समय नीट का डाला था, सारे डॉक्यूमेंट्स रखो। दूसरी बात, यदि आप अपेयरिंग में डाले हो तो अपने अगर PG पास होने का वेट करो, या पास हो गए हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके भी निकलवा लो। तीसरा, जितने भी फॉर्म आए हैं PhD एडमिशन के लिए अपने सब्जेक्ट में, आप बेशक उसको फिल करो। फिल करने के बाद क्या करो कि सीधे वहां पे भी आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू होगी, आपके स्कोर कार्ड पे 70% लिया जाएगा और आप PhD में एडमिशन लो। आपको यहाँ पे फेलोशिप नहीं देगी UGC, लेकिन आप ज्यादा वरीड ना करो। लेकिन क्या करेगी, सुनो मेरी बात। अब उसके बाद क्या होगा कि फेलोशिप बेशक वो ना दे, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी फेलोशिप रखती है और बहुत तरह का फेलोशिप अवेलेबल होता है जहां पे आपको मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, जैसे बिहार गवर्नमेंट की बता दूं, जैसे आप अगर इसके बिहार पे नेट के बिहार पे अपने एडमिशन ले लिया ना PhD में, तो गवर्नमेंट मिनिमम आपको क्या करेगी, 10,000 पर मंथ देगी रिसर्च के लिए। एक कंफर्म रहो, एक तो कुछ अमाउंट तो बन गया ना, ठीक है, लेकिन जो अमाउंट उसी से मिलेगा जब आप रेगुलर में करोगे आप, ठीक है, फाके मारने वाली बातें कोई नहीं होगी इधर। तो कंफर्म रहो। हाँ, और जो भी जॉब आएगी ना, जॉब के लिए भी आप अप्लाई करते रहना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी नेट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और साथ में PG में आपको जो अनरिजर्व है उनके लिए 55% और जो रिजर्व है उनके लिए 50% होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो बेसिक जो इनका JRF और जिनका ये नेट दोनों निकला है, आप दोनों चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ।
मेंटली और फिजिकली, कि आपको जॉब करना है और जॉब करना है या फिर पीएचडी करनी है। जॉब मिल जाए तो आप जॉब पकड़ लो, क्या इश्यू है। अब आती है तीसरी बात, जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बात है, जो बिल्कुल एक नई पॉइंट है, वो है आपको क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। चलिए एक अच्छा सा कलर लेते हैं ये। ओके, एक पीएचडी एक लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। इसका में साफ मतलब ये होता है कि आप उन लोगों में से हैं जिसको सरकार ने सरकार ने आपको ये मौका दिया है कि आप डायरेक्ट कहीं भी पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म निकले, आप वहां अप्लाई करो। अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आपकी डायरेक्ट वहां पे इंटरव्यू होगी, और इंटरव्यू जो होगी वो 30 मार्क्स की होगी जो भी है, और 70 मार्क्स आपके जो स्कोर कार्ड आया है उससे, और 30 मार्क्स आपको जो नेट में आप इंटरव्यू में लाओगे, वो दोनों के मिलकर आपको क्या करेगी, मेरिट बनाएगी और पीएचडी में एडमिशन लो। और एज सेड कोई फेलोशिप अगर आपके कंसर्न में, आपके कैटेगरी में आता है तो उसके लिए अप्लाई करो। क्लियर है? आई थिंक ये सारी बातें इतनी क्लियर वे में मैंने आपको बता रखी है। इसके बाद भी अगर कोई इश्यू जो होता है तो बेशक आप जो है ना, आप मुझे कमेंट में डाल देना, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बता पाऊं। कोई भी क्वेश्चन हो और इतनी क्लियरिटी के साथ आपको लगता है कि आप जैसे इस वीडियो के बाद आप इतने ज़्यादा क्लियर हो चुके हो कि इस रिजल्ट क्या है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, नेट जेआरएफ में क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है, पीएचडी क्या है, पीएचडी ओनली क्या है, तो एक काम करना, आप बेसिकली आपके जो नोन पर्सन है ना, आपके जो अगले, उनको ये बेसिक आप तो पहले से सब्सक्राइब कर दो। दूसरा आप इसे क्या करो, लाइक करो, और तीसरा क्या करो कि इसे आप उनको फॉरवर्ड कर दो, शेयर करो, है ना। इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि ये वो भी इन सारी बातों से अवेयर हो पाएंगे, और आप ठीक है, और आपको भी थैंक्स बोलेंगे कि चलो ये सारी चीजें इतनी साफ सुथरी स्टेटमेंट के साथ कोई नहीं बताता है। चलो फिर अगली कोशिश है कि मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊं, और जिसमें आपको मैं इस सारे सिनेरियो को एक बार मैं फिर से बता दूं, और मेरी कोशिश है कि क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है, ठीक है, तो फिर हम बेशक इसके बारे में बात करेंगे आपसे। तब तक कोशिश करें, आप हमारी मदद करें ताकि ये मैक्सिमम लाइक्स हो सके, मैक्सिमम शेयर हो सके, लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि और सारी इन्फॉर्मेशन जाए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखें आप, और बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेशक हमें बताते रहें। थैंक यू सो मच।